हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 की बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की यूनिट 1 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज, एवोल्यूशन, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट, मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये वीडियो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Meaning of civil services. The word civil service was first used by Britishers and they are fully responsible for creating the system of civil service in India. जो वर्ड है सिविल सर्विस का वो फर्स्ट यूज़ किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और वो ही सिविल सर्विस के सिस्टम को क्रिएट करने के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में अंडर द कमांड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया आई थी ट्रेड के लिए। द वर्कफोर्स दैट वाज ऑक्यूपाइड इन कमर्शियल मैटर ऑफ द कंपनी वाज नोन एज सिविल सर्वेंट। जो लोग थे, जो वर्कफोर्स थी, वो जो कमर्शियल मैटर में इन्वॉल्व थे कंपनी के, उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था। द प्रोडक्टिविटी एंड द excellence of public administration of any country including India depend on civil servants of that particular country. The function and responsible of civil servant increase if the objective of political system is to achieve a state welfare state. किसी भी एक तरीके से जो कंट्री है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस के लिए उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार होती है। उसमें जो सिविल सर्वेंट है वो किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है और पॉलिटिकल सिस्टम में वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं हमारे लीडर्स को वेलफेयर अचीव करने में, एक स्टेट को वेलफेयर बनाने में उनका काफ़ी बहुत बड़ा रोल है। ये वो उनकी जो सिविल सर्वेंट है उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वर्कफोर्स में। सिविल सर्विस मीन्स अ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर इन चार्ज ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सिविल सर्विस का मतलब है कि कई सारे लोगों का ग्रुप जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उनके पास चार्ज है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी कंट्री का। फंक्शंस ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस के कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे कि जो सिविल सर्वेंट है वो पॉलिसी को, जो पब्लिक पॉलिसी है उसकी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वहीं पर वो कलेक्ट करते हैं रेलिवेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी भी स्टेट का। और इट एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेक्रेटरीट लेवल। ये एक तरीके से थिंक टैंक का काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरीट लेवल पर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉ ऑफ लैंड की तरह बिहेव करता है सिविल सर्विसेज में। और इट फुलफिल द व्यू ऑफ लेजिस्लेचर एज पर कैबिनेट इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर द बजट, इन्फ्लुएंस टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेन पब्लिक रिलेशन। जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बेसिकली बजट को प्रिपेयर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं टैक्सेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी उसके बारे में और गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर होगा, इस सब चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। और वो मतलब लेजिस्लेचर को एज पर कैबिनेट इंस्ट्रक्शन फुलफिल करते हैं और पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करते हैं। सिविल सर्वेंट रेफर टू दोज इंडिविजुअल हु आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज टू इंडिविजुअल ऑन अ डे टू डे बेसिस एज बीइंग अ सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जो सिविल सर्वेंट है वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि ड्यूटी बाउंड है अपनी सर्विस को पब्लिक को सर्व करने के लिए। जो उनकी सर्विस है वो बेसिकली लोगों की मदद करने के लिए और वो हर एक इंडिविजुअल की डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्प करते हैं। द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो इंडिया का सिविल सर्विस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से और क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। सिविल सर्विसेज इन इंडिया हैव बीन अ गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड देयर फंक्शन आर वेरी कॉशियसली प्लेस्ड इन द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जो सिविल सर्विस है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, यानी कि संवैधानिक वैधता सिविल सर्विसेज को प्राप्त है। और जो रोल है सिविल सर्वेंट का और उनके फंक्शन को काफ़ी ध्यान से
कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया गया है, और जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का उसमें भी काफ़ी अच्छे से प्लेस किया गया है। आर्टिकल 310 सब क्लोज 1 गिव्स द सिविल सर्वेंट टू सिक्योरिटी रिगार्डिंग देयर ऑफिस टर्म सर्विंग आइदर एट यूनियन और एट द स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आर्टिकल 310 का सब क्लोज 1 है वो सिविल सर्वेंट को सिक्योरिटी देता है रिगार्डिंग देयर ऑफिस टर्म, की उनका ऑफिस टर्म कब तक है और किस लेवल पर वो सर्व कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को, यूनियन पर या स्टेट लेवल पर। और द आर्टिकल फर्दर मेंशन दैट सच ऑफिशियल एट द यूनियन लेवल विल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस ओनली अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द सेम इन द केस ऑफ द स्टेट सिविल सर्वेंट हु रिमेन इन ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ये आर्टिकल मेंशन करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो यूनियन लेवल पर अपनी सर्विस को अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है, ऑफिस को तब तक के लिए कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट की इच्छा हो। और सेम ही स्टेट सिविल सर्वेंट पे भी अप्लाई होता है। वो गवर्नर जो स्टेट गवर्नर है उसकी एक तरीके से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर्व करता है ऑफिस में। Article 311 subclause 1 deals with the removal of such officers in India either in the case of all India central and state level. The article states that they cannot be discharged by any official subordinate to the one by who they are selected. आर्टिकल जो ये 311 का सब क्लोज है ना वो डील करता है ऑफिसर्स के रिमूवल को इंडिया में क्या प्रोसेस है, और ये जो है सारे लेवल पर एप्लीकेबल है, ऑल इंडिया सर्विसेज पर भी, सेंट्रल सर्विसेज पर भी और स्टेट लेवल सर्विसेज पर भी। Article 311 subclause 2 gives the security to civil servant. The article mentioned that civil servant cannot be dismissed from the service randomly. आर्टिकल 311 का सब क्लोज जो 2 है वो सिविल सर्वेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें बताया गया कि सिविल सर्वेंट को ड्यूटी से किसी भी तरीके से रैंडमली हटाया नहीं जा सकता, उसका एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, तभी जो सिविल सर्वेंट है उसको रिमूव किया जा सकता है उसकी प्लेस से। The arrangement of civil services in India, in independent India. The structure of civil services is divided into 3 parts. The first is all India services, the second is central services and the third state services. ये E नहीं आएगा इसमें, बस state आएगा। According to part 14 of the Indian Constitution, article ranking from 308 to 314 have provision regarding these 3 category of services. जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा सेंट्रल सर्विसेज और तीसरा है स्टेट सर्विसेज। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 14 है उसके आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक कुछ प्रोविज़न है रिगार्डिंग दीज 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। All India services. At the time of drafting of Indian Constitution, Sardar Vallabhbhai Patel supported all India services in Indian Constituent Assembly. Therefore, he is known as the father of all India services in India. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता तो उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज की जो थीम है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है इन इंडिया। दीज सर्विसेज आर कॉमन एट बोथ यूनियन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सारी सर्विसेज है वो बेसिकली कॉमन है यूनियन लेवल पर भी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी। करंटली देर आर 3 सच ऑल इंडिया सर्विसेज, नेमली बेसिकली अभी जो है जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो 3 टाइप की हैं। पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस IPS और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज आएगा IFOS। The officers of such services are recruited and given training by central government but are given different states for duty. जो ये ऑफिसर्स हैं उनको इन सब सर्विसेज के लिए रिक्रूट किया जाता है और इनको ट्रेनिंग दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बाद में ये अलग अलग स्टेट्स को एक तरीके से दिए जाते हैं ड्यूटी के लिए, मतलब इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टेट्स के लिए और वहाँ पर वो ड्यूटी सर्व करते हैं। They give their services to the government at central only on deputation of the tenure system.
ये जो ऑफिसर्स हैं, जो मतलब ऑफिसर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज को गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल पर तभी एक तरीके से सर्व कर सकते हैं जब उनका डेपुटेशन हो, यानी कि उनका एक तरीके से क्या बोलते हैं उसे, उनका प्रमोशन हो अकॉर्डिंग टू टेन्योर सिस्टम। आफ्टर इट्स कंप्लीटेशन दे रिटर्न टू देयर चूजिंग और अलॉटेड स्टेट। सारे प्रोसीजर के बाद वो अपने चूजिंग मतलब अलॉटेड स्टेट पर डिप्लॉय किए जाते हैं। सो दीज ऑफिसर्स ऑल्सो सर्व बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टर्न बाय टर्न। जो ये ऑफिसर्स हैं वो दोनों गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज सर्व करते हैं, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी टर्न बाय टर्न। पहले वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जब उनका डिप्यूटेशन हो जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। द मेंबर ऑफ दैट आर रिक्रूटेड इन दीज सर्विसेज होल्ड द हाइस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन बोथ बिलो द सेंट्रल एज वेल द स्टेट लेवल। जो मेंबर इसके लिए अपॉइंट होते हैं इन सर्विसेज के लिए, वो हाईएस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं, और बाकी की जो सारी सर्विसेज हैं वो इसके नीचे, सेंट्रल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। All India services class 1 group A services, but they have 3 different pay scale: the super time scale, senior scale and junior scale. जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इसको क्लास 1 ग्रुप ए सर्विसेज में माना गया है, और इनके 3 तरह के अलग अलग पे स्केल है। यहाँ पे पेस हो गया, यहाँ पे पे स्केल हो गया, यानी कि वेतन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। पहला है द सुपर टाइम स्केल, दूसरा है सीनियर स्केल एंड तीसरा है जूनियर स्केल। Central services. The civil servant under these services work exclusively for the center. The officers under the services operate in specialized position of functional plus technical services under various department of the government at the center. Some of the officers are under the control and management of the Ministry of Personnel. This ministry is a chief agency for all India civil services and central services. Staff of India. Central services comprises 4 types of services, which are central services group A, group B, group C and group D. जो सिविल सर्वेंट है वो सेंट्रल सर्विसेज के अंडर जो है अपने एक तरीके से जो उनकी किसी भी फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हैं तो उसके बारे में उन्हें फंक्शनल प्लस टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट और सेंटर में उन्हें अपॉइंट किया जाता है। कुछ ऑफिसर्स को कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, यानी कि वो किस स्किल में बेस्ट है उसको देख के फिर उनको मिनिस्ट्री अपॉइंट की जाती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है वो बेसिकली चीफ एजेंसी है सभी तरह की जो सिविल सर्विसेज हैं। और सेंट्रल सर्विसेज को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ग्रुप डी। द इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS, इसमें IFS होगा, जो है ये एक्वायर करती है टॉप मोस्ट स्पॉट अमंग ऑल द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। जो इसके ऑफिसर्स होते हैं, जो इस सर्विसेज का पार्ट होता है, वो इंडियन फॉरेन मिशन और एम्बेसीज में अपनी सर्विसेज सर्व करते हैं। ये जो सर्विस है वो है रैंक बिलो, उसका जो रैंक है वो IS से बिलो है हिरार्की में, और जबकि इसकी सैलरी जो है वो हायर है IPS से। IFS जो है वो कम्पीट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज में। उसके जो टर्म्स ऑफ स्टेटस है, पोजीशन है, सैलरी है, ये बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज के सिमिलर है। और ये जो देर आर वेरियस सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप्स, ग्रुप ए अपार्ट फ्रॉम द IFS टू मेंशन फ्यू, नेमली जो सेंट्रल सर्विसेज का ग्रुप ए है उसमें IFS के अपार्ट भी कई सारी एक तरीके से सर्विसेज हैं, जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, पोस्टल, स्टैटिस्टिकल, ये सारी सर्विसेज हैं। जो इनका नंबर है ये अराउंड 30 सर्विसेज हैं जो कि एग्जिस्ट करती है सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए में। ये सारी सर्विसेज जो है वो मेंशन है सेंट्रल लेवल में, जो अब मेंशन है वो उसी की तरह की जो सर्विसेज हैं वो ग्रुप बी में भी मेंशन है। और ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी सर्विसेज जो है वो क्लरिकल पोस्ट है, और वहीं पर ग्रुप डी की जो सर्विसेज हैं वो मैनुअल स्टाफ सर्विसेज हैं। और ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सर्विसेज हैं वो गजेटेड पोस्टेड है, वहीं पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की नॉन गजेटेड सर्विसेज हैं।
State services. State civil service staff were only under the supervision and command of government of the state. The staff occupied different places of work in the state government, which could be general, functional, or technical. These kind of services are lower in line of hierarchy of the structure of Indian civil services. जो स्टेट सर्विसेज हैं वो उसमें जो स्टाफ है वो होता है सुपरविजन और कमांड पर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट में वो उनको अपॉइंट किया गया है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सर्वेंट को, वो सिविल सर्वेंट को उसकी सर्विसेज को सुपरविजन करती है और कमांड देती है. और जो स्टाफ है वो ऑक्यूपाई होता है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्क में, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके जनरल, फंक्शनल, टेक्निकल जो भी उनकी सर्विसेज होती है इन सब को रेगुलेट करती है. और जो स्टेट सर्विसेज है उनको लाइन ऑफ हिरार्की में सबसे लोअर माना गया है इंडियन सिविल सर्विसेज में. द एग्जैक्ट फिगर ऑफ स्टेट सर्विसेज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट सम कॉमन सर्विसेज आर प्रिवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्टेट्स. जो नंबर ऑफ सर्विसेज है स्टेट सर्विसेज में वो स्टेट बाय स्टेट चेंज होता रहता है. उसके कुछ मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि सभी स्टेट को इतनी सर्विसेज अलॉटेड है, लेकिन उससे ज़्यादा भी होता रहता है. जो कॉमन सर्विसेज है स्टेट में वो है स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पुलिस सर्विस एंड द स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल सर्विस, जुडिशियल सर्विस, जेल सर्विस एंड मैनी अदर. ये सारी सर्विसेज जो हैं वो सभी स्टेट में कॉमन है और इनका नंबर है 15. मतलब जो कॉमन सर्विसेज है वो उनका नंबर है 15 जो सर्विसेज है वो कॉमन है सभी स्टेट में. लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ बदली जाती है कि जो भी सर्विस है उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम पहले डाल दिया जाता है, और जैसे कि वो अलग अलग स्टेट में उसको उसी नाम से बुलाया जाता है. सर्विस ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. जो स्टेट की सर्विसेज है वो भी बाकी सर्विसेज की तरह, सेंट्रल सर्विसेज की तरह 4 क्लास में डिवाइडेड है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4. सिमिलर टू द सर्विसेज एंड द सेंटर, the service of the state are also categorized into gazetted and non-gazetted service. जो services हैं state services वो भी categorized है gazetted और non-gazetted services में. The appointment, training and promotion of civil servants. The appointment of civil servant and their service condition both at the center and the state is made under Article 309 of the Indian Constitution, which gave the power to the Parliament and state legislature to लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट. जो अपॉइंटमेंट है सिविल सर्विसेज की और जो उसकी कंडीशन है बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, वो मेंशन है आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर वो पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को किसी भी तरह के जो कंसर्न इशू हैं, कंसर्न स्टेट हैं, उनके बारे में एक तरीके से लॉ लाने के लिए. The current system of recruitment of all India services and central services is result of suggestion made by various committee appointed in the past to enhance the system of recruitment. जो अभी का सिस्टम है अपॉइंटमेंट का यानी कि रिक्रूटमेंट का ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज का, वो रिज़ल्ट है कई सारे सजेशन का और कई सारी कमेटी जो अपॉइंट की गई थी पास्ट में इस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, मतलब सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट को एनहेंस करने के लिए. और सबसे जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं वो हैं द मैकले कमेटी, द कोठारी कमेटी, द सतीश चंद्र कमेटी, द खन्ना कमेटी एंड द निगावेकर कमेटी. ये सारी कमेटी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट को इस तरीके से एक एनहेंस करने के लिए. The credit for laying down the present examination system to be adopted for civil services to test merit and choosing the right candidate goes to the Kothari Commission as well as the Satish Chandra Committee. जो अभी का प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया सिविल सर्विसेज का टेस्ट और मेरिट का, जिससे कि हम राइट कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं, वो है कोठारी कमीशन और सतीश चंद्र कमेटी का सजेशन. An important provision suggested by Satish Chandra Committee that was implemented was to introduce an essay paper which will be 200 marks. The committee also suggested increasing the marks of the interview from 250 to 300 marks. The year 2011 saw an alteration in this system of examination of Indian
सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग इट्स पैटर्न एंड सिलेबस। जो ये कमेटी है, सतीश चंद्र कमेटी, इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न सजेस्ट किया था, जो कि था ऐसे पेपर को इंट्रोड्यूस करना, और वो होगा 200 मार्क्स का। और वहीं पर एक और सजेशन इन्होंने दिया था कि जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनको 250 से 300 कर देना। और जो ईयर है 2011, उसमें सारे सिस्टम में, सारे सिलेबस में और पैटर्न में एक तरीके से अल्टरेशन की गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज की जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है। Scheme of examination: there is a single unified exam for all India services for the post of IS, IPS and IFS and higher post of central services group A and group B. The exam for these posts is organized by UPSC, and individual appearing for the civil service exam for these posts must be citizen of India, and individual must be of minimum 21 year and maximum of 32 years of age for sitting in this exam. This criteria applies to the candidate of general category and other backward class were given respite at the maximum age limit of 3 years. जो ये एग्ज़ाम है, इसको ये एक यूनिफाइड एग्ज़ाम है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, जो कि IS, IPS और IFS पोस्ट के लिए होता है। और ये जो हायर पोस्ट है सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A और ग्रुप B उनका होता है। और इसको ऑर्गेनाइज़ कराती है, इन सभी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराती है वो करवाती है UPSC, जो कि एक इंडिविजुअल अपेयरिंग है जहाँ पर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाता है। और जो इंडिविजुअल इस एग्ज़ाम को दे रहा है वो जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसकी एज जो है वो मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए एग्ज़ाम देते वक्त। और जो क्राइटेरिया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई होता है। और वहीं पर जो OBC अदर बैकवर्ड क्लास है उनको मैक्सिमम एज में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और वहीं पर जो SC और ST होते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 इयर्स का। The candidate sitting in the examination must have graduate degree from any university situated in India and recognized as per University Grant Commission rule. जो कैंडिडेट इस एग्ज़ामिनेशन को दे रहा है वो उसके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की इंडिया से, और वो यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC रूल्स पर। और जो टोटल नंबर अटैम्प्ट है जनरल कैटेगरी के लिए वो the total number of attempt given to general category candidate, the OBC candidate, the SC candidate and ST candidate also vary. It is a 6th attempt for general category with upper age limit of 32 years. जो टोटल नंबर है अटैम्प्ट्स का जनरल के लिए वो बेसिकली 6 अटैम्प्ट का है, और एज लिमिट जो है उनकी 32 ईयर्स है। वहीं पर OBC के लिए 9, और जो SC और ST है उनके लिए कोई भी एक तरीके से अप्लाई, मतलब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है वो अप्लाई नहीं है किसी भी कैंडिडेट पर SC और ST के लिए, और उन पर सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट के जो क्राइटेरिया वो एप्लीकेबल होता है। The role and responsibilities of the Prime Minister's office PMO and the Cabinet Secretariat. The Prime Minister is the head of government in India, and he also has the real एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरीके से हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उन्हीं के पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है टू फुलफिल लार्ज नंबर ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द PM इज़ हेल्ड बाय PMO। जो लार्ज नंबर ऑफ़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है PM की, उनको फुलफ़िल करने के लिए PM को हेल्प किया जाता है PMO के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेड की जाती है PM के द्वारा। और बट एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज़ हेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हु इज़ एन IAS। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर इसे देखा जाए तो ये हेड की जाती है बाय दी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि IAS ऑफिसर होता है। द PMO ऑल्सो हैज़ 1 or 2 एडिशनल सेक्रेटरी, 3 to 5 जॉइंट सेक्रेटरी। जो PMO ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा सेक्रेटरीट होते हैं, और वहीं पर 3 से 5 तक जॉइंट सेक्रेटरीट होते हैं, सेवरल डिप्टी सेक्रेटरीट होते हैं। और इन सेक्रेटरीज़ के अंडर PMO जो है वो अपने
एक तरीके से वर्क को अच्छे से एनफोर्स करता है। All these officers are recruited from the civil service exam and after selection posted and such post for different periods. The central secretary consists of all ministry and department of the central government. The political representation of ministries and department is done by the ministers, but administrative it is headed by a secretary. The secretary organization inside the ministry is headed by secretary who is a civil servant. He is held by other joint secretary, deputy secretary and secretaries. जो भी सेंट्रल सेक्रेटरी होते हैं वो कई तरीके की मिनिस्ट्री कंसिस्ट करते हैं एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है मिनिस्ट्री का उनको हेड किया जाता है इन्हीं सेक्रेटरीज़ के द्वारा। और जो सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है कई सारी मिनिस्ट्रीज़ को हेड करती है जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, और जो उन्हें मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को उस मिनिस्ट्री को सिविल सर्वेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर होल्ड करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसीजर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।